हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ICMR JRF लाइफ साइंसेज 2023 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PYQ। इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट ए में जो आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चंस आता था वो उसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर दिए हैं। दैट मीन्स कि ये हम लोग पार्ट बी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि कितने क्वेश्चंस आते हैं आपको भी पता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग 2 सेशन में करेंगे। पहला सेशन 15th क्वेश्चन का आज करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग 15th क्वेश्चंस का अगले सेशन में करें। यानी कि इसका 2 सेशन आपको मिलेगा, 2 में आप जो है देख सकते हैं पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस। ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ ऐसे PYQ सेक्शन के लिए, जो कि हम लोग ICMR, DBT, CSIR, UGC और गेट के लिए आप डेली टू डेली अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम निगेटिव बैसिलाई एक्सेप्ट। अब ध्यान दीजिए, इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि इसको देखने के लिए हम लोग 2 तरह के डाई का यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट और सैफरानी। ठीक है, तो पहला जो हम लोग कलर करते हैं वो क्रिस्टल वायलेट से करते हैं, जिससे कि सेल्स हमारा क्या हो जाता है, आपका पर्पल कलर का बोल सकते हैं कि पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, और दूसरा सैफरानिन का हम लोग यूज करते हैं। तो अगर सैफरानिन से प्रोटीन आपका बैक्टीरिया आपका कलर होता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो वैसे बैक्टीरिया जो कि पर्पल कलर को रिटेन कर लेते हैं, है ना, तो पर्पल कलर को जो बैक्टीरिया रिटेन कर लेते हैं वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और वो बैक्टीरिया जो पर्पल कलर को रिटेन नहीं कर देते हैं, जैसे ही डिकलरेंट किया जाता है वो हट जाता है कलर, और फिर दोबारा जब हम सैफरानिन से करते हैं तो उसको रिटेन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम डिकलरेशन नहीं करते, तो उसको रिटेन कर लेते हैं, तो वो हो जाते हैं पिंक। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पर्पल वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है कलर को रिटेन कैसे कर लेते हैं। तो होता क्या है कि इस तरह के बैक्टीरिया में ऊपर एक सेल वॉल के अलावा एक और इन्वेलप होता है, जिसके कारण वो जो है पर्पल, जिनका पर्पल कलर रिटेन रह जाता है, जबकि ग्राम निगेटिव में ये इन्वेलप नहीं होता है, इसलिए ये आपको रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो सेफ्रानिन वाला कलर इनके पास रिटेन रह जाता है, तो वो पिंक देखते हैं। ठीक, तो इसे एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे, जैसे कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आपका इश्चेरिशिया कोलाई आता है, लैक्टोबैसिलस आता है, आपको क्लेबेसिया न्यूमोनिया आता है, प्रोटियस आता है। तो ये सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो इन सारी चीजों से आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, बैसिलाई। क्या कह रहा है, बैसिलाई। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, बैसिलाई पूछ रहा है, और यहां पे एक ही ऐसा बैक्टीरिया है जो बैसिलाई नहीं है, कॉकस है, वो है आपका इंटेरोकोकस फैकुलस। तो इतना ना भी पता हो फिर भी आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगे, चूंकि हमसे बैसिलाई पूछ रहा है और यहां पे बैसिलाई एक ही नहीं है। अब अगर आपको इस कंसेप्ट पता भी ना हो फिर भी आप इस आंसर को आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका एक्टिव है क्वेश्चंस बनाते वक्त, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड फास्ट पैरासाइट। पैरासाइट की यहां पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पैरासाइट की बात हो रही है। बैक्टीरिया के लिए भी हम लोग करते हैं, जैसे TB ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया, उसके लिए भी हम लोग करते हैं बैक्टीरिया को देखने के लिए। इसमें होता क्या है कि जब आप एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, जैसे ब्लड टिश्यू हमने लिया, कोई अनदर टिश्यू लिया, उसमें हमको बैक्टीरिया देखना है या पैरासाइट देखना है, तो होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म आपका एसिड फास्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि जो कलर हो ले लेता है, तो वो आपका हो जाता है रेड कलर का। और इस रेड कलर के बैकग्राउंड्स में, तो बैकग्राउंड जो होता है वो होता है आपका ब्लू। तो यानी कि ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर आपको रेड कलर के सेल्स दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, अब बात आ रहा है कि हमसे चूंकि बैक्टीरिया नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पैरासाइट। तो अगर पैरासाइट में हम लोग देखें तो आपको क्या बोलते हैं कि पैरासाइट हम लोग कहां देखते हैं, जब स्टूल सैंपल किसी का आता है,
स्टूल सैंपल्स में भी आपको पैरासाइट मिलते हैं। उसमें हम लोग साइक्लोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा, माइक्रोस्पोरिडियम यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, साइक्लोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा, माइक्रोस्पोरिडियम। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, साइक्लोस्पोरा। तो यानी कि हम लोग जो पैरासाइट करते हैं वो एसिड फेज में कौन आता है, साइक्लोस्पोरा। ठीक है, चलिए अब है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आरएनए वायरस एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आरएनए वायरस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे BAE ठीक है सबका होता है, एक्सेप्ट C जो होता है ये आपका आरएनए वायरस नहीं होता है। ठीक है, अब एक चीज और हेपेटाइटिस सी के बारे में आप जान लीजिए कि ये इस वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपका अगला क्वेश्चन में भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि हेपेटाइटिस सी वायरस बाकी सबके लिए वैक्सीन है, लेकिन इसके वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, ड्यू टू दैट पॉइंट ऑफ रीजन, क्योंकि ये आरएनए वायरस है। आरएनए क्या होता है कि आपका डीएनए जैसा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है सेट्रीमिट एगार इज अ सेलेक्टिव मीडियम। सेलेक्टिव मीडियम ये जैसे आपको बैक्टीरिया के एंजाइमेटिक प्रोडक्शन का अगर आइसोलेशन करना है, बैक्टीरिया को उसके बेसिस पर आइसोलेशन करना है जो एंजाइमेटिक डाई के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रीन कलर, रेड कलर, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, और ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्यूडोमोनास के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस इज अ कॉमनली नोन एज पिनवर्म। पिनवर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पॉइंट होता है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका जो पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, ये पिन जैसा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पिनवर्म। ठीक है, चलिए An organism whose genome has been altered by the introduction of one or more foreign DNA sequence from another species by artificial means is known as। कह रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके जीनोम को हम लोगों ने किसी फॉरेन डीएनए सीक्वेंस को डाल करके अल्टर्ड कर दिया, मतलब उसका अब अपना करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, उस करेक्ट सीक्वेंस के बीच बीच में कहीं कहीं पे हमारा जो फॉरेन डीएनए वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोनोक्लोनल की बात, थोड़ा सा हर चीज को समझ लेते हैं। मोनोक्लोनल की बात हम लोग करते हैं एंटी बॉडी के लिए जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सिंगल सीक्वेंस से। अब यहाँ पे मोनोक्लोनल भी अगर बात की जाए तो नहीं रहा, क्योंकि इसमें दो तरह के स्पीसीज के डीएनए मौजूद हैं, तो ये मोनोक्लोनल तो होगा ही नहीं, पहली बात। ठीक है, दूसरा ह्यूमनाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें फॉरेन डीएनए की बात हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि हम ह्यूमंस में डाल रहे हैं, चाहे ह्यूमन का डीएनए हम लोग डाल रहे हैं। इसके लिए सही टर्म जो यूज होता है वो होता है ट्रांसजेनिक। ठीक है, यानी कि इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक, और उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इन द यूरिन इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखिए, अगर आपने नेफ्रॉन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस तरह का नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे आपका बोमेंस कैप्सूल होता है, और यहाँ से क्या बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल्स आते हैं और निकलते हैं। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल्स के पोर के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये जाता है आपको ऐसे ट्यूब में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, फिर हेनले का लूप, और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, और फिर आपको चला जाता है ये कलेक्टिंग ट्यूब में। ठीक है, तो ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है कि उसमें देखा जाता है कि एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा सॉल्युबल फॉर्म है जो आगे मूव कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसमें आयंस की मात्रा कैसी है, उसकी एक तरह से ऑस्मोलैरिटी चेक की जाती है, और ऑस्मोलैरिटी के डिमांड के अकॉर्डिंग कि एब्जॉर्प्शन जरूरी है कि सिक्रीशन जरूरी है, ये यहां तक होता है। तो उसमें 3 प्रोसेस होता है, सिक्रीशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, क्या होता है एब्जॉर्प्शन या री एब्जॉर्प्शन आप बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ
अकॉर्डिंग टू मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी ऑफ किडनी और ह्यूमन बॉडी, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें नेफ्रॉन मौजूद है। ओके, तो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, कभी कभी ना कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी कि उसमें एक्टिव है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी खर्च हो रहा है और वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हो रहा है, तो एक्टिव ट्यूबुलर एक्रेशन। लेकिन जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव फॉर्म में होता है, तो चौथा हमारा जो हो जाएगा पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलिए, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स टारगेटिंग डोपामिन रिसेप्टर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डोपामिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर है, चाहे न्यूरो रिसेप्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका जिस डिजीज के लिए फार्माकोलॉजिकल वो किया जाता है, वो किया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इशूज है जिसे अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो एक ऐसे एजेंट को किया जाता है जो कि किसको टारगेट करता है, डोपामिन रिसेप्टर को। डिप्रेशन वगैरह में आप इसका यूज किया जाता है। इफ अ हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स कंप्लेन्स पिडल ओडेमा ही कुड लाइकली टू बी एन। अब देखिए कह रहा है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, मतलब ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, पिडल ओडेमा यानी कि पैर सूज गया, ही कुड लाइकली ऑन एमिलोडाइपिन, सॉरी एमिलोडाइपिन नहीं, मेट्रोपोटॉल, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। देखिए एंटी मलेरियल ड्रग यहां पे होगा आर्टिमिसिनिन, लेकिन यहां पे एक चीज और जान लीजिए, ये क्वेश्चन जो है 2020 या 21 में दूसरे तरीके से पूछा गया था कि एक एंटी मलेरियल ड्रग, फोटो दिया गया था एक लेडी का, मुझे लगता है फोटो दिया गया था या कुछ था, हाँ फोटो दिया गया था और बोला गया था कि एंटी मलेरियल ड्रग की खोज के लिए निम्न में से किसे नोबेल प्राइज दिया गया है इन 2028। तो 2028 में चीन की एक लेडी थी 2UU, ठीक है। इन्होंने ही इस आर्टिमिसिनिन की खोज की थी। एक आर्टिमिसिया करके प्लांट आता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स होता है, आर्टिमिसिया प्लांट इंडिया में भी मुझे लगता है अवेलेबल है, तो उसी से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था कि, और ये इसे एंटी मलेरियल ड्रग के फॉर्म में किया गया था। अभी आर्टिमिसिनिन पर बहुत सारे डिजीज पे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप भी पीएचडी हैं, आप भी मुझे लगता है प्रोजेक्ट अपना देख सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो बहुत सारे रिसर्चर इस पे काम कर रहे हैं किसी अनदर डिजीज में भी देखने के लिए क्या कोई संभावना किसी अदर डिजीज में भी है, जिसको हम लोग डिजीज चाहे ड्रग रीपर्पसिंग के नाम से भी इस स्टडी को हम लोग जानते हैं कि कोई जो दवा है अगर किसी एक बीमारी में सफल है तो उसको देखा जाता है कि क्या ये किसी दूसरी बीमारी में भी सफल करता है, थोड़ा डोज चेंज करके किया जाता है, थोड़ा मॉडिफाई करके किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ड्रग रिपर्पसिंग में आप का इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये एक पॉइंट हो सकता है। चलिए, बाकी आपका सुपरवाइजर, आपका गाइड आपको गाइड कर सकता है, लेकिन गाइड के चुनाव मुझे लगता है कि आप आईसीएमआर चाहे कोई भी क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ, तो गाइड का चुनाव सोच समझ के करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 साल आपको टाइम दिया जाता है, इसीलिए आईसीएमआर चाहे कोई भी जेआरएफ आपको 3 साल के लिए टाइम देती है एक्टिवेट कराने के लिए, तो थोड़ा सा सोच समझ के गाइड का चुनाव करें। जल्दबाजी में, हम एक चीज़ और बताते हैं कि जल्दबाजी में अपने फेलोशिप को एक्टिवेट ना कराएं, कि आप जल्दबाजी में करा लेते कुछ समय के बाद लगता है यार हमको ये गाइड सूट नहीं कर रहा है, चाहे हम यहाँ काम नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो सोच समझने के बाद अपने फेलोशिप को एक्टिवेट कराएं ताकि आपके पास मूव ऑन करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फॉर कन्वर्टिंग मिलीग्राम इंटू ml इंटू मोलर यूनिट्स फॉर अ ड्रग यू नीड टू नो। क्या है, फॉर कन्वर्टिंग मिलीग्राम पर ml इनटू मोलर यूनिट्स। अब मोलर यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना है, फॉर अ ड्रग यू नीड टू नो। अब कह रहा है कि आपको मोलर यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है किसी ड्रग को तो आपको कितना करना है ये तो पता है, तो उसके लिए 2 चीज होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका उसका, और कितना मास आप उस दवा का लिए हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई वेट, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट उसका आपको पता चले, ये चीजें आपको उसका मोल बताने के लिए जरूरी नहीं होती है। तो कितना आप अमाउंट उसका ले रहे हैं और उस ड्रग का, चाहे उस
ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कितना है ये आपको पता होनी चाहिए, तो आप मोलर यूनिट्स में उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विच लोब ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए आपको ऑक्सीपिटल नोड की जरूरत होती है। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो होता है आपका विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए, जहां पे आपका विजुअल इंफॉर्मेशन आपका तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑक्सीपिटल लोब होगा, सॉरी ऑक्सीपिटल लोब। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c रिफ्लेक्ट एवरेज प्लाज्मा ग्लूकोज ओवर द प्रीवियस वीक। ये देखिए, ये होता है अबाउट 2 to 3 मंथ्स। यहाँ पे चूंकि वीक में दिया है तो इसी को कन्वर्ट कर लीजिए 8 वीक्स to 12 वीक्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर होगा। सॉरी, इस सेक्शन को हमको रीशूट करना पड़ रहा है एक्चुअली, ये सेक्शन डिलीट हो चुका था मेरा एक्चुअली। द हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेटेड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इन द रेड बोन मैरो वेयर इन द बॉडी इरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस्ड। ये आपको किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में, जहाँ पे डीएसटी और आपका वासारेक्टर, डीएसटी यानी कि डिस्टल कॉन्जुगेटिव लोब वासारेक्टर का संपर्क होता है, वहाँ से ये रिलीज होता है। और ये बेसिकली आपको रिलीज होता है जब आपको खून की कमी होती है या आरबीसी की कमी या बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उस सेक्शन में ये रिलीज किया जाता है। उसके बाद रेसिस्टेंट के बारे में बोल रहा है कि कौन सा ब्लड वेसल जो होता है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्टेंट शो करता है, झेलना पड़ता है बोल सकते हैं। तो आर्ट्रियोल्स जो होता है, यहीं से जो ब्रांचिंग होती है तो आर्टरीज बनते हैं, तो आर्ट्रियोल्स को सबसे ज़्यादा ब्लड जो है, प्रेशर जो है झेलना पड़ता है। अब बताता है कि जेनेटिक कोड कंसीडर्ड 4 बेसेज पर कोडोन इटसेल्फ। जैसे कि पहले हम जानते हैं कि हमारा बेस जो अभी जो प्रेजेंट में जेनेटिक कोड है ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में है, लेकिन कह रहा है कि अगर ट्रिपलेट की जगह 4 कर दिया जाए तो टोटल 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कितने ट्रिपलेट कोडोन बनेंगे। अगर 3 है तो कितना बनता है, 64 बनता है, जिसमें से 61 सेंस और बाकी 3 जो होते हैं नॉन सेंस होते हैं, यानी कि स्टॉप होते हैं। तो 3 कैसे बना, उसके लिए सोचा गया था शुरू में कि क्या 4 तरह के बेस हैं, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरासिल होता है आरएनए में। तो क्या बात करते हैं कि अगर माना जाए कि डबलेट के फॉर्म में रहता है तो सिर्फ 4 गुना 4 यानी कि सिर्फ 16 कोडोन बनते हैं, और एमिनो एसिड 20 है यानी कि डबलेट के फॉर्म में नहीं रहेगा। तब बोला गया ट्रिपलेट के फॉर्म में, तो कितना आया, 64 आया। तो 64 में 3 जो होता है, बोला गया कि इसका मतलब है कि एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा ट्रिपलेट कोडोन के द्वारा कोड किया जाता है, समझ गए ना। तो 64 हो गया। अब आप बोल रहा है कि 3 की जगह, ट्रिपलेट की जगह नहीं टेट्राप्लॉइड हो जाए, तो 4 गुना 4 गुना 4 कर दीजिए, यानी कि 256 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है एसिड गुआनिडियम थायोसाइनेट फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन इज एन एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ। देखिए, अगर सिर्फ फिनॉल क्लोरोफॉर्म देता तो आपका डीएनए और आरएनए हो जाता, लेकिन यहाँ पे एसिड गुआनिडियम फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन यानी कि एजीपीसी है, तो इस केस में प्रोटीन को जोड़ना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि प्रोटीन भी जो होता है इस सेक्शन में शामिल होता है। यानी कि अगर एजीपीसी है तो तीनों हो जाएगा, आरएनए, डीएनए एज वेल एज प्रोटीन। लेकिन अगर सिर्फ फिनॉल क्लोरोफॉर्म है तो सिर्फ डीएनए और आरएनए होगा। ठीक है, चलिए, तीनों होता है एक्सेप्ट आपका ग्रोथ फैक्टर, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर जो होता है अनअवेलेबल होता है, नहीं होता है। Which of the following is the most probable explanation for higher levelity of RNA than DNA? RNA में क्या होता है कि आपका ऑक्साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज नहीं होते, डीऑक्सीराइबोज नहीं होते, सिर्फ राइबोज होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप चूंकि प्रेजेंट होता है, इसलिए हाइपर लेवलिटी होता है, शो करता है देन डीएनए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। देखिए, फ्लो साइटोमेट्री इसको हम लोग फैक्स भी कहते हैं, जिसमें आयनाइजेशन के बेस पे, चार्ज के बेस पे सेल की सॉर्टिंग की जाती है, वो अपने डिफरेंस हो जाते हैं ना। तो फैक्स यानी कि FACS फैक्स। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है कि सैंपल शुड बी इन नॉन
मोनो डिस्पर्सिन सस्पेंशन सही है, ये आपका होता है, यानी कि ये आपका ये यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे जो है फीचर ऑफ फ्लो साइटोमेट्री पढ़ के सीधा लगा के चले जाएंगे, है ना। द कोर स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ सीथ फ्लूइड, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रीम प्रेजेंट इन द सेल्स फाइल टू द लेजर बीम, सही है, लेजर बीम यहाँ पे होता है जो कि चेक करता है कि कौन सा सेल्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। सेल्स स्कैटर द लाइट एंड आर एक्साइटेड बाय बीम एंड इमिट फ्लोरेसेंस लाइट, ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे आपका नॉट होगा, यानी कि ये आपका फ्लो साइटोमेट्री का फीचर जो है नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपका स्टेटमेंट 1, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट सही है, दोनों नॉन नार्कोटिक में आते हैं। दूसरा है एस्पिरिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी सही है, विच स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, HbS सिकल सेल एनीमिया इज अ रिजल्ट ऑफ, ये आपका पहली बता दें कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है, क्योंकि ये रिजल्ट है आपको पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि कोई एक बेस आपका चेंज हो जाता है। अब ये चेंज दो तरह से होता है, अगर प्यूरिन टू प्यूरिन हुआ या पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन हुआ, मतलब सेम हो, सेम ग्रुप का चेंज हो, जैसे एडेनिन की जगह क्या आ जाए, गुआनिन आ जाए, ठीक है, थाइमिन की जगह क्या आ जाए, साइटोसिन आ जाए, चाहे यूरासिल आ जाए, तो इस तरह का क्या हो, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। लेकिन अगर उल्टा हो, ए की जगह टी आ जाए और टी की जगह आपका सी आ जाए, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका ये जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सन, है ना। तो ये जो इशू होता है वो आपको जी की जगह सॉरी हमने उल्टा बता दिया, अगर ए जी होता है और टी सी चाहे टी यू होता है, नहीं ठीक है, हाँ उल्टा अगर होता है तो आपका ये क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं ए की जगह सॉरी ए की जगह जी आए तो ट्रांजिशन है, और ए की जगह टी आए तो आपका ट्रांसवर्सन है, सॉरी ट्रांसवर्सन है। तो यहां पे आपका हो जाएगा ट्रांसवर्सन, क्योंकि यहां पे क्या आ जाता है, ए की जगह जो होता है टी आ जाता है। जैसे एक डीएनए होता है जिसका ए जी जी और ये सी टी सी होता है, ठीक है, जब ये आरएनए बनाएगा तो यहां पे क्या हो जाता है, ए की जगह क्या आ जाता है, टी आ जाता है। तो जब नॉर्मल आरएनए बनता तो सीटीसी बनता, लेकिन सॉरी जीएजी बनता अगर नॉर्मल आरएनए, लेकिन अब चूंकि ये म्यूटेट हो गया है तो यहां पे जी अब टी तो आ नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा जी यू जी, जो कि ये क्या है, ट्रांसवर्सन म्यूटेशन है, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग इज अ कंजर्व बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू, अब कह रहा है पोस्ट ट्रांसलेशनल की ट्रांसक्रिप्शनल की बात हो रही है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल की अगर बात हो रही है तो डीएनए तो पहले हटा दीजिए, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां भी डीएनए हटा दीजिए तो बचा क्या, तो आपका आरएनए इंटरफेरेंस क्या आता है, आरएनए से आरएनए को बाइंड करता है और ये आपका जीन जो है साइलेंस हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि आरएनए अगर खुला रहेगा तभी प्रोटीन बना पाएगा, अगर उससे वो हाइब्रिड मॉडल में चला गया तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। डाटाबेसेस सच एज कैच एंड स्कूप, ये एक आपका बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स है जो कि आपको स्ट्रक्चरल फैमिली ऑफ प्रोटीन्स के लिए देखा जाता है। विच इज द फंक्शन ऑफ चेप्रोनिन्स, चेप्रोनिन्स जो होता है वो आपको प्रोटीन फोल्डिंग्स में हेल्प करते हैं, बाइंडिंग करके प्रोटीन्स को फोल्ड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। A population of insects exist in which black coloration is dominant to white. If there are 64 black insects and 36 white insects in the population, what is the recessive allele frequency? अब कह रहा है कि पॉपुलेशन है जिसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो which black coloration of 64 जो है आपके ब्लैक कलरेशन के हैं और 36 जो है आपके व्हाइट कलरेशन के हैं। व्हाइट कलरेशन पॉपुलेशन विच ब्लैक कलरेशन इज डोमिनेंट, अच्छा ये जो ब्लैक है वो क्या है, डोमिनेंट है, व्हाइट क्या है, रिसेसिव है। व्हाइट रिसेसिव वाइल्ड इंसेक्ट्स इन द पॉपुलेशन
व्हाट इज द रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी, सीधा सीधा इसमें कुछ नहीं करना है, चूंकि ब्लैक डोमिनेंट है और रिसेसिव व्हाइट है, इसका स्क्वायर कर लीजिए 0.6 आपको आएगा, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 6×6 = 36, तो ये आपका एलील फ्रीक्वेंसी हो जाएगा किसका, व्हाइट का। चलिए, चूंकि यहाँ पे हम स्क्वायर करना इसलिए भी सही होगा कि सही रहता है क्योंकि यहाँ पे ना 100 को दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेज आर लाइकली टू चेंज द अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिकेटेड पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब स्टेटमेंट नंबर 3, 1, 2 एंड 3। तो पहला कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेज आर लाइकली टू चेंज द अलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंडिकेटेड पॉपुलेशंस। पहला है अ जियोग्राफिक बैरियर आइसोलेटिंग अ स्मॉल सबसेट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। देखिए, जियोग्राफिकल बैरियर भी आपका जो है एलील फ्रीक्वेंसी के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा जियो स्पेसिएशन, पारा स्पेसिएशन, है ना। तो ये आपका ऑप्शन स्टेटमेंट जो होगा सही होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रीडेटर दैट ओनली प्रे अपॉन द होमोजाइगस डोमिनेंट नंबर। देखिए, प्रीडेटर के इंट्रोडक्शन से आपका एलील फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अ पॉपुलेशन दैट डिस्प्ले कंप्लीटली रैंडम मेटिंग, ये हो सकता है कि रैंडम मेटिंग भी एलील फ्रीक्वेंसी को कभी कभी चेंज कर सकती है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों अलील अपने कैरेक्टर को साथ साथ व्यक्त कर रहे हैं, साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप AB जो होता है वो भी आपका कोडोमिनेंस को शो करता है। अ फ्लावर दैट डिस्प्ले रेड एंड व्हाइट स्पॉटेड फिनोटाइप, मतलब यहाँ पे रेड है, यहाँ पे व्हाइट है, फिर यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे रेड है, तो इस तरह के हो रहा है, तो ये भी आपका कोडोमिनेंस है। अ फ्लावर दैट डिस्प्ले अ पिंक फिनोटाइप, पिंक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे रेड और व्हाइट मिक्स हो जाते हैं, तो ये इसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। एन ऑर्गेनिज्म होज हेट्रोजाइगस फिनोटाइप इज आइडेंटिकल टू द होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ भी आपका राइट आंसर होगा। हो गया, चलिए, अगला है क्रॉसिंग फोक्सेस दैट आर डबल हेट्रोजाइगस फॉर 2 जीन्स रेगुलेटिंग कोट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डबल हेट्रोजाइगस है फॉर 2 जीन्स रेगुलेटिंग कोट कलर एल्डिंग 27 ग्रे, 12 रेड एंड 9 ब्लैक। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मेंडेलियन कैरेक्टर से थोड़ा सा, मेंडेलियन इनसे थोड़ा सा बायस्ड जा रहा है, ये मे भी हो सकता है ईपीएस्टेसिस को शो कर रहा, क्योंकि ये शुरू वाला जो है 9:3:3:1 शुरू वाला जो है जुड़ रहा है एक दूसरे से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका ईपीएस्टेसिस, हाँ, है आपके ऑप्शन में, ईपीएस्टेसिस आपका राइट आंसर होगा। ईपीएस्टेसिस का फुल डिस्क्रिप्शन, फुल कंप्लीट लेक्चर जो है हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जाके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, विच इज द ऑर्थोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीनोम कंपेरिजन। देखिए, जीनोम कंपेरिजन में ये जो ऑर्थोलॉजी टर्म आता है उसको समझ लीजिए। होता क्या है कि 2 डिफरेंट स्पेसीज हैं, तो ये अलग स्पेसीज है और ये अलग स्पेसीज, लेकिन कुछ मतलब स्पेसिएशन पहले इनका एंसिस्टर जो था वो सेम था। क्या था? सेम था। तो ऐसे दोनों स्पेसीज के जो जीनोम होते हैं उनको हम लोग होमोलोगस मानते हैं। क्या मानते हैं? सेम नहीं मानते, होमोलोगस मानते हैं। यानी कि ये होमोलोग, दोनों स्पेसीज, अलग अलग स्पेसीज के जो जीनोम होते हैं उसको होमोलोगस मानते हैं, जिनका एंसिस्टर क्या हो? सेम हो। अब देखिए, होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस दैट डिराइव्ड फ्रॉम अ जीन डुप्लीकेट, डुप्लीकेशन की बात यहाँ नहीं होती। अ होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द सेम एंसिस्टर सीक्वेंस, ये हो सकता है। अगला भी लेकिन पढ़ लीजिए, अ जीन दैट हैज द सेम डीएनए सीक्वेंस, पहली बात हमने कहा कि सेम बोल रहा है, तो सेम यहाँ पे नहीं होगा। अ जीन दैट हैज द सेम फंक्शन, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। म्यूटेशन इन CF जीन इन साइटोस्केलेटन विच एमिनो एसिड इन द 50, ये आपको पता ही है कि फिनाइल एनालिन होता है, जिसमें आपका जो क्लोराइड चैनल होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण CFTR प्रोटीन का फोल्डिंग ठीक से नहीं हो पाता है। बेल्बियानी रिंग, बेल्बियानी का आपका पॉलीटीन क्रोमोजोम्स में आता है। पॉलीटीन क्रोमोजोम क्या है? ये है पॉलीटीन क्रोमोजोम, ये यानी कि क्रोमोजोम डुप्लीकेशन हो रहा है लेकिन सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। बार बार क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो रहा है लेकिन सेग्रीगेट नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि एक पूरा लंबा
क्रोमोजोम का लाइनिंग मतलब एक से जुड़ा हुआ क्रोमोजोम मिल जाता है, उसी पे ये इस तरह का बेल्बियानी रिंग देखने को मिलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलीटीन क्रोमोजोम। A human male can ejaculate as many as 5 million spermatozoa at one time. So how many spermatocytes would be involved in producing the number of spermatozoa? ध्यान दीजिए, पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू द माइटोसिस, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में दो डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो प्राइमरी जब इसमें हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेल्स। अब फिर इसमें जब सेकेंड होता है तो बनता है आपका स्पर्मेटोजोआ, क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक ये डिप्लॉयड रहता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक भी ये डिप्लॉयड रहता है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, हैप्लॉयड हो जाता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं। तो इस हिसाब से पूछा जा रहा है कि 500 स्पर्म बनने के लिए कितना चाहिए, तो 125 मिलियन, ठीक है। चलिए, रिप्रोडक्शन में जाकर के मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में सारी चीजें आपको बताई जाएगी, वहां पे आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अ रिसेसिव म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड इन अ स्मॉल आइसलैंड पॉपुलेशन। द म्यूटेशन ऑब्जर्व्ड इन द हेट्रोजाइगस स्टेट बट नेवर इन द होमोजाइगस स्टेट। व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोर्थ ऑब्जर्वेशन? देखिए, यहाँ पे रिसेसिव अलील होगा, रिसेसिव अलील इज द लीथल होमोजाइगस स्टेट, यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। In humans, Down syndrome is mainly caused due to 3 copies of chromosome 21, assuming completely randomness of the chromosome segregation. What would be the expected progeny from the mating between a normal male and a Down syndrome female? The ratio of Down syndrome, देखिए ये क्या है आपका 21th नंबर क्रोमोजोम बढ़ जाता है, एक क्रोमोजोम, जिससे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। अब चूंकि रैंडमनेस की बात आ रही है, तो मान लीजिए कि ये आपका फीमेल है, इसमें आपका 21 जो है इस पे डबल हो रहा है, ये मेल है, तो ये भी जब क्रोमोजोम डुप्लीकेशन होगा तो ये भी डबल करेगा, बनेगा ना। तो ये आपको ये एलील जो है आपका मेल में भी जा सकता है 50% चांसेज है, और फीमेल में भी जा सकता है 50% चांसेज है, कुछ भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि स्पर्म कौन सा स्पर्म इससे टकरा रहा है, एक्स वाला या वाई वाला, तो दोनों के चांसेज यानी कि बराबर बराबर चांसेज है, यानी कि रेशियो 1:1 ही होगा। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है तो आप इसी तरह से पहले आपको ड्रॉ करना है, फिर समझना है, फिर बनाना है, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। इजीली बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से बड़े दिखते हैं लेकिन इजीली होते हैं। इन द आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस एंड इंक्रीज ऑन PaCO2 विल इंडिकेट। अब CO2 है तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड मतलब एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेरिब्रोस्पाइनल, सी से ये होता है और ये आपका सी से होता है कोरोइड प्लेक्सस। आपको ध्यान रखना है कि आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो आपके ये आपका जो हेड है, स्कल है, स्कल के नीचे जो मेनिंजर्स होते हैं, मेनिंजर और इसके बीच जो है ये मूव करता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोक से एक तरह से बोला जाए तो स्ट्रोक से ब्रेन टिश्यूज को बचाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये 3 है, तो हमने बताया कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सी से शुरू होता है और कोरोइड प्लेक्सस भी सी से होता है, तो आपको उसी पे जाना है। एक्सटेंजिक पाथवे इन ब्लड कोआगुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ। देखिए, टिश्यू फैक्टर तो होता ही है, तो टिश्यू फैक्टर रिलीज नहीं होता है कहीं से, क्योंकि बात यहाँ पे रिलीज की बात हो रही है। जैसे ही कोई कट होता है, एयर जैसे ही पास होता है कटिंग साइड पे, तो टिश्यू फैक्टर खुद एक्टिवेट हो जाता है, तो दैट इज नॉट रिलीज बाय द अनदर साइड। तो टिश्यू फैक्टर तो होता ही है, जो रिलीज होता है वो है आपका फैक्टर 7। बाकी 9, 10 जो होते हैं वो आपके 9, 10 जो होते हैं वो आपके इंट्रिंजिक फैक्टर में आते हैं। तो अगर एक्सट्रिंजिक फैक्टर की बात की जाए और रिलीज की बात की जाए तो आपका फैक्टर 7 होता है। बाकी टिश्यू फैक्टर जो होते हैं कि हमने बोला कि ये दैट नॉट रिलीज्ड एंड कॉमनली सेंस कि ये आपको टिश्यू फैक्टर जो होते हैं 9 में भी अवेलेबल होते हैं और आपको इंट्रिंजिक में भी अवेलेबल होते हैं और एक्सट्रिंजिक में भी अवेलेबल होते हैं। तो कॉमनली इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि एक्सट्रिंजिक के लिए भी टिश्यू फैक्टर होता है। तो आपका फैक्टर 7 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगर कह रहा है इन एन ऑर्गेनिज्म इफ द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 8, ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें वो कैसा है 2n है, और 2n में उसका कितना क्रोमोजोम नंबर है 8 है, ठीक है। हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि एक मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि एक सेल से, ये आपका मियोसिस है, ये आपका 2n हो गया, तो 2n की यहाँ पे डबलिंग होगी तो ये हो जाएगा आपको 4n, यानी कि ये 16 क्रोमोजोम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब डिवीजन से पहले, मियोसिस 1 से पहले तो 16 हो जाएगा, तो 16 होने के बाद 8 यहाँ भी मिल जाएगा और 8 यहाँ भी आ जाएगा। अब चूंकि अब यहाँ पे जब मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2 में यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यानी कि ये हैप्लॉइड बनेगा। यहाँ तक ये डिप्लॉइड रहता है, यहाँ तक क्या होता है डिप्लॉइड रहता है। अब चूंकि यहाँ तक डिप्लॉइड है और क्रोमोजोम नंबर 8 है और हमसे क्रोमैटिड्स का नंबर पूछा जाता है, तो एक क्रोमोजोम्स में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, यानी कि 16 क्रोमैटिड्स आपके हो जाएंगे। हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल, दोनों की बात नहीं कर रहा है, ईच की बात कर रहा है, तो आप 16 लगा सकते हैं क्योंकि दोनों में 8-8 क्रोमोजोम्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोजोम इज नॉट कॉमनली इन्वॉल्व इन रॉबर्ट्सियन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्ट्सियन ट्रांसलोकेशन में जो इन्वॉल्व होता है वो आपका क्रोमोजोम नंबर होता है 13, 14, 21, 22 और आपका क्रोमोजोम नंबर 15। तो यानी कि 13 भी है, 21 भी है, 22 भी है, तो कौन सा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 जो होगा राइट आंसर होगा, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7th नंबर क्रोमोजोम जो होता है रॉबर्ट्सियन ट्रांसलोकेशन में कॉमनली इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक है। Which cells component is stained by supravital staining in the reticulocytes? Supravital staining in the reticulocytes, इसमें आपका रेसिड्यूअल RNA जो होता है वो आपके रेटिकुलोसाइट्स में स्टेन्ड होता है, या आपका डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन जिसको हम लोग हिंज बॉडीज भी कहते हैं, ये दोनों। लेकिन यहाँ पे चूंकि RNA नहीं दिया है तो मे भी DNA यहाँ पे आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि रेसिड्यूअल RNA जो है यही आंसर होता है आपका, चूंकि दोनों न्यूक्लियोटाइड है तो मे भी आप DNA यहाँ पे लगा सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट हेल्प्स इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यूड। अगर किसी स्पेसिमेन को आप देख रहे हैं तो लाइट को गैदर करने, उसको स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करने में कौन हेल्प करता है, आपका कंडेंसर लेंस हेल्प करता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है, आपसे अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, शार्प कितना आ रहा है, आपका जो पिक्चर्स है वो कितना शार्प आ रहा है, तो उसके लिए भी आपका कंडेंसर जो होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है TAE बफर कॉमनली यूज्ड फॉर द T फॉर ट्रिस, A फॉर एसिटिक एसिड और E फॉर EDTA। ये 3 चीज यहाँ पे मौजूद होता है। अल्कोहल उसमें कोई जरूरत नहीं होती है, यहाँ तीनों पे होता है अल्कोहल, इथानॉल, इथानॉल अल्कोहल की वहां पे कोई जरूरत नहीं होती है। ये आपको बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान एज अ रनिंग बफर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अ पीस ऑफ DNA वाज एनालाइज्ड, 15% ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड वेयर एडेनिन, ठीक है। व्हाट परसेंटेज वुड बी द यूरासिल। अब बात कर रहा है चूंकि DNA की बात हो रही है, ठीक है। कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन यहीं पे होता है, थोड़ी सी गलती आपको किसी गलत गाइड के अंदर फंसा देगी, इसलिए बी केयरफुल, बी पेशेंस, कीप पेशेंस एंड बी अलर्ट। कभी भी धोखे में आके नहीं फंसना है, इसलिए ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं तो आप पास हो जाइएगा, अगर पास हो जाइएगा तो उसके बाद भी सेम चीज को फॉलो करना है, सेम रूल को फॉलो करना है, फंसना मना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अ पीस ऑफ DNA वाज एनालाइज्ड एंड 15% ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स वेयर एडेनिन, व्हाट परसेंट वुड बी यूरासिल। बात हो रही है DNA की, तो यूरासिल कहां से आएगा भाई साहब, यूरासिल तो RNA में होता है, तो यहां पे सीधे सीधे 0 लगा दे। अगर आप तेजी में आगे बढ़ रहे हैं, सीधा सीधा आप 15% एडेनिन है तो 50% यूरासिल लगा के निकल जाइएगा, लेकिन ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यूरासिल सिर्फ और सिर्फ RNA में होता है और यहाँ किसकी बात हो रही है, DNA में। तो चाहे एडेनिन 15 क्या 75% भी क्यों ना हो, DNA है तो यूरासिल 0% ही होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी द क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन अ सैंपल। ध्यान दीजिएगा, क्वांटिफाइंग प्रोटीन साउदर्न ब्लॉट डीएनए के लिए होता है, क्वांटिफाई पे डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है, कोई इम्यूनोप्रेसिपिटेशन प्रोटीन के लिए तो होता है, लेकिन कोई इम्यूनोप्रेसिपिटेशन जो होता है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने के लिए किया जाता है। कोई इम्यूनोप्रेसिपिटेशन को जो एक साथ जिसको क्या करते हैं कि इल्यूट किया जाता है उसको, तो ये को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन चाहे को स्टिमुलेशन, ये आपका जो है वो प्रोसेस है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का। आता है आपका क्या ब्रैडफोर्ड ऐसे, यहां पर राइट आंसर होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोटीन को क्या करना है, क्वांटिफाई करना है। तो इसमें ब्रैडफोर्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है और आपको कलरीमेट्री के द्वारा इसको मेजर किया जाता है उसके एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन मॉडिफिकेशन दैट कैन इनिशिएट डिग्रेडेशन ऑफ द मॉडिफाइड प्रोटीन। आपको यूबीक्यूटिनेशन, आपके मेरे चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा, यूबीक्यूटिनेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से इसमें स्टेप्स अवेलेबल होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कितना मिलाइएगा तो 26 बनेगा, कितना 26 प्लस कितना एस मिलाइएगा तो 26 एसआरएनए बनेगा। तो यूबीक्यूटिनेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी। यूबीक्यूटिनेशन प्रोटीन डिग्रेडेशन थ्रू यूबीक्यूटिनेशन मेथड के द्वारा। तो यहां पे आंसर होगा आपका यूबीक्यूटिनेशन। ओके, इफ अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इज नॉट repaired during G1 phase of the cell cycle, what the replication error would be result during S phase at the site of double extended break। अब देखिए डबल एक्सटेंडेड ब्रेक है और बात हो रही है G1 की, तो यहाँ पे क्या होगा, G1 स्टेज में सबसे पहले CDC आता है, CDC6 बाइंड करता है और वहां पे फिर हेलिकोज को बुलाता है। तो जैसे ही CDC6 बाइंड करता है ना, तो और हेलिकेज के आने के लिए वो जगह तैयार करता है, यानी कि एक रेप्लिकेशन फॉक बनाता है। क्या बनाता है, रेप्लिकेशन फॉक बनाता है। तो अगर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है इन केस ऑफ G1, तो वो न CDC आएगा, न हेलिकेज आएगा, न रेप्लिकेशन फॉक बनेगा, यानी कि रेप्लिकेशन फॉक जो है कोलैप्स्ड हो जाएगा। G1 फेज में है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है, तो आप चाहे ये भी बोल सकते हैं कि CDC आया और वो बनाने का कोशिश किया, क्या बोलते हैं कि रेप्लिकेशन फॉक बनाने का कोशिश किया, लेकिन चूंकि दोनों स्टैंडर्ड ब्रेक है तो क्या हो गया, वो टू खुल जाएगा, स्टैंड खुल जाएगा, तो आपका रेप्लिकेशन फॉक क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा G1 में CDC आता है जो रेप्लिकेशन फॉक बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, What approximate percentage of total RNA contained in the cell में 3 to 5%, 2 to 5% या 3 to 5, ये भी आता है ऑप्शन में, पर लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका RNA होता है। और साइंटिस्ट है, क्योंकि RNA को कई सारे काम होते हैं, आपको राइबोसोम्स बनाना होता है, कई तरह के होते भी है, इसीलिए सबसे ज्यादा RNA होते हैं, फिर आपका tRNA, फिर सबसे कम mRNA। A scientist has been working with a new species of plant. He has found that there are two separate genes which segregate according to standard Mendelian genetics that are capable of producing the same phenotype. A single dominant allele from either gene confers red coloration of the plant flowers without any dominant alleles. एक मिनट ध्यान दीजिएगा, a single dominant allele from either gene confers red coloration of the plant's flower. ठीक, without any dominant alleles the flowers are white. If we crossed two plant heterozygous for both trait, what will the resulting phenotype? देखिए ये भी आपका वो है, क्या बोलते हैं, इपीएस्टैसिस ही है एक तरह से। हमने बोला ना कि आप वीडियो जाके देखिएगा, आपको ध्यान से आएगा। ये देखिए 9:3:3:1। ठीक है, अब इपीएस्टैसिस में क्या होता है कि ये तीनों जो वहां पे अलग दिख रहे थे वो सेम दिखेंगे, तो ये क्या हो जाए 9:3:12:3 15:1। तो ये भी क्या है, एक तरह से इपीएस्टैसिस का ही एग्जाम्पल है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इन जनरल स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग्स हाउ मेनी सेट्स ऑफ फिश प्रोब्स आर यूटिलाइज्ड। अब देखिए स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग्स कर रहे हैं, तो फिश प्रोब्स मतलब हर क्रोमोजोम कैरियोटाइपिंग मतलब हर क्रोमोजोम को आप देखना है आपको, तो प्रोब्स चाहिए सबके लिए। अब पूछ रहा है कितना यूटिलाइज करेगा, तो इसमें 23 हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि 23 तब होता है जब 20 + X हो, लेकिन जब आप मेल की बात करिए, ये फीमेल में 23 से तो काम चल जाएगा,
लेकिन मेल में क्या होगा 22 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यानी कि 24, यानी कि प्रोब की आवश्यकता कितनी होती, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल की चर्चा नहीं की गई, अगर करती तो शायद हम लोग बता सकते थे। तो जो प्रोब चाहिए वो कितना चाहिए, 24 चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन भी बना ही देते हैं। हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल, 37। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में 37 जीन्स होते हैं, जो कि अपनी जरूरी की कई सारी चीजें जैसे कि प्रोटीन्स हैं, आपको राइबोसोम्स, आरआरएनए, ये सब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने रिक्वायरमेंट की वो बना लेती है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी उसको कहा जाता है ऑफ द सेल, ठीक है। और उसी से डिराइव्ड, ये भी बोला जाता है कि डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस एंसिस्ट्रल बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये जो आपको क्वेश्चन देख रहे हैं वो हम अगले बार चर्चा करेंगे, जैसे उसमें सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज होगा, इसमें 3.6 होगा, तो हम लोग अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चन लोग डेवलप करेंगे। यानी कि 51 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 52 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। अगर प्लीज चैनल को अगले आपने सही सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जुड़ रहिए हमारे साथ, ताकि आप तक हम ये सब वीडियो आसानी से पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच।